ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सीधा रुख करेंगे लखनऊ का। यहां पर यूपी विधानसभा में बजट सत्र पर चर्चा चल रही है और उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं। 1,06,00,000 लाभार्थी हैं जो इस योजना से लाभान्वित होते हैं। 12,000 रुपए सालाना हम दे रहे हैं और इस राशि को भी बढ़ोतरी करने के लिए धनराशि की व्यवस्था हमने बजट में कर दी है। ये कार्यक्रम भी इसके साथ होंगे और ये पैसा डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में जाता है। अब ये बीच में बाबूगिरी नहीं होती है। दूसरा, बेटी की शादी के लिए, यानी हम लोगों ने पहले व्यवस्था क्या की? पहले व्यवस्था तो आपके समय में कन्या सुमंगला, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना वह चल रही, बेटी के जन्म से लेकर के और उसके शादी योग्य होने तक 25,000 रुपए का पैकेज हम उसको दे रहे हैं। 26 लाख बेटियां उससे लाभान्वित हो रही हैं। लेकिन मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना भी उसके साथ थी। पहले चरण में हमने 31,000 रुपए दिए थे, बाद में उसको राशि बढ़ाकर 51,000 किया और अब इस राशि को बढ़ाकर के 1 लाख रुपए हम लोगों ने कर दिया है। और यह राशि जो वार्षिक आय पहले 1 लाख थी, अब उसको बढ़ाकर के 3 लाख किया जा रहा है। यानी 3 लाख रुपए तक की परिवार का कोई भी व्यक्ति आकर के वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और इस योजना से वह लाभान्वित हो सकता है। इसको हम करेंगे और इसमें कहीं कोई समस्या नहीं होगी। दूसरा, पूर्व दसम और दसमोत्तर छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए पहले आय सीमा अब तक 2 लाख रुपए थी, हम इसको बढ़ा करके 2.5 लाख रुपए कर रहे हैं, जिससे ज्यादा छात्र इस योजना से लाभान्वित हो सके। इसके साथ ही उन अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों के लिए सर्वोदय विद्यालय स्थापना के कार्यक्रम और 4 विद्यालय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित हों, इसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने इस कार्यक्रम के साथ जोड़ी है। हम लोगों ने कोविड कालखंड में मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग की स्कीम जारी की थी और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस मुख्यमंत्री अभ्युदय स्कीम के अंतर्गत यूपीएससी में 59, यूपी पीसीएस में 136, नीट आईआईटी जेई में 771 बच्चों का चयन हुआ है इस कोचिंग के माध्यम से, जिन बच्चों ने इन योजनाओं का लाभ प्राप्त किया है। ओबीसी छात्रवृत्ति के लिए हम लोगों ने इस बजट में 3,060 करोड़ रुपए की व्यवस्था की थी। पांडे जी, जब आपकी सरकार थी ना, यह पैसा केवल 1,500 करोड़ के आसपास था, आज उससे दुगने से अधिक हो गया है। और हम लोगों ने यहां पे इस बजट में विवाह अनुदान की राशि को भी इसके साथ यहां पे इसकी धनराशि की व्यवस्था की है। ओबीसी छात्रों के लिए कंप्यूटर ट्रेनिंग के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की है और अन्य स्कीम के अंतर्गत भी यहां पर इस व्यवस्था के साथ हमने जोड़ने का काम यहां इस बजट में इसका प्रावधान किया गया है। दिव्यांग छात्राओं के लिए, उन बेटियों के लिए जो दिव्यांग हैं, उनके लिए इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकिल के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की है, क्योंकि डीजल का खर्चा उठा पाने में वो परिवार सक्षम नहीं हो पाता था, सभी परिवार नहीं हो पाते थे। तो अब ऐसी ट्राइसाइकिल डेवलप करने के लिए जहां पे पावर प्लग में रखकर, ये सिंपल प्लग में भी जहां मोबाइल फोन चार्ज हो सके, उसी से उसकी ट्राइसाइकिल चार्ज हो सके और फिर वो स्कूल तक पहुंच सके, इसके लिए वह ट्राइसाइकिल हम उन बेटियों को उपलब्ध करवाएंगे जिससे वे स्कूल जा सकें। और इसके लिए भी हमने 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था यहां पर की है। जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय, इसके शैक्षणिक भवन, इंडोर स्टेडियम आदि के लिए धनराशि की व्यवस्था की है। वेतन मद के लिए धनराशि की व्यवस्था की है और अन्य कार्यों के लिए भी इस पूरे उसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था की है। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के लिए भी हम लोगों ने यहाँ पे धनराशि की व्यवस्था की है और प्रदेश के अंदर अन्य तमाम प्रकार के दिव्यांग जनों से संबंधित विद्यालयों के निर्माण के लिए भी कार्यक्रम आज प्रदेश के अंदर करने का व्यवस्था की गई है। दिव्यांग जन भरण पोषण योजना के अंतर्गत अनुदान के लिए हम लोगों ने
1470 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में किया है। कृत्रिम अंग उपकरण वितरण, हर विधानसभा क्षेत्र में कृत्रिम अंग उपकरण वितरण के कार्यक्रम लग सके, इसके लिए भी 38 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके साथ किया गया है। और परिवहन निगम की बस में निःशुल्क यात्रा दिव्यांगजन कर सकें, इसके लिए 41 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी की गई है, जिससे विभाग दे सकें दयाशंकर जी को और तब ये उनको बस यात्रा करा सकें। अन्यथा पता लगा कि दयाशंकर जी कभी चेक करने जा रहे हैं तो उनके शैक्षणिक पुनर्वास के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और उनके चिकित्सा के लिए, यानी कॉन्क्लाइन इम्प्लांट होता है, आपने देखा होगा कानपुर की एक बेटी विधान भवन के सामने बैठी हुई थी। मुझे न्यूज़पेपर से जानकारी मिली कि वो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आई थी। वो बोल नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी। मैंने फोन किया, भी मैंने सुना है कि कोई कानपुर से कोई बेटी आई है, क्या मामला है उनका, पूछो। कहा वो बोल भी नहीं सकती, सुन भी नहीं सकती, लेकिन वो लिख सकती है। और उसने चित्र बनाया था एक, उसी के माध्यम से वो, मैंने कहा उनके माँ बाप के साथ उनको लेके आओ। आए, बाकी जो सुविधाएं हो सकती थी, सरकार का दायित्व भी है। हमने उसकी जाति नहीं पूछी, उसने अपना पता चूंकि स्वयं लिख के दिया था, तब मुझे कानपुर मालूम है, अन्यथा ये भी नहीं होता। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब उसी पेपर में जब मैंने देखा कि उस बेटी का अब कॉन्क्लेट इम्प्लांट हो गया है और अब वो बोल पा रही है। देखिए, ये सुविधा है, करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और सरकार ने इसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था की है। महोदय, ऊर्जा की बड़ी बात होती है। मुझे आश्चर्य होता है कि बड़ी बड़ी घोषणाएं आप लोग करते हैं, बहुत बात करते हैं ऊर्जा क्षेत्र के लिए, घेरते हैं आप हमारे ऊर्जा मंत्री को। ऊर्जा मंत्री हमारे 88 बैच के आईएएस हैं, और उनको अनावश्यक रूप से लोग तंग करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो कार्य हुआ है, याद करें, मैं देख रहा हूं उनको अनावश्यक घेरते हैं आप। लेकिन आपके समय में जो कुल ऊर्जा का उत्पादन होता उस समय होता था, यानी शुरू से लेके अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर जो यहां पर एनटीपीसी के माध्यम से, यानी यूपी के अंदर जो भी पावर जनरेट होता था, स्वाभाविक रूप से हाइड्रो का नहीं था, लेकिन जो भी थर्मल पावर के भी पावर प्लांट थे, यहां पर कुल 7,169 मेगावाट ये आपके समय तक कुल होते थे। ये आपके द्वारा नहीं किया गया था, ये होते थे। लेकिन हम लोगों ने इस क्षमता को बढ़ा करके पहले चरण में 11,595 मेगावाट किया, और जिसमें बहुत शीघ्र ये तैयार हो चुके हैं लगभग, उनमें 6,541 मेगावाट के नए प्लांट हैं। अब उत्तर प्रदेश में 18,136 मेगावाट की अपने स्वयं के स्रोतों से पावर जनरेशन की क्षमता हमारे पास होगी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, मैं सोलर सिटी और इन सब पे भी हम चर्चा करेंगे। देखो कितनी अच्छी स्कीम है, हर व्यक्ति ऊर्जा में आत्मनिर्भर बन सकता है, और उस स्कीम का लाभ कैसे ले सकता है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ने जो क्षमता अर्जित की है, 1.29 गीगावाट की सोलर क्षमता अर्जित की है। और आपके समय में चूंकि बिजली नहीं देते थे, और ठीक कहा ऊर्जा मंत्री ने कि आपके समय में तो बिजली के तारों में लोग कपड़ा सुखाने का काम करते थे, लेकिन अब जिला मुख्यालय पे 24 घंटे, तहसील मुख्यालय में 22 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 18 से 20 घंटे की बिजली की सप्लाई हो रही है। आपकी पीड़ा यह नहीं है कि
बिजली नहीं आ रही, आपकी पीड़ा यह कि बिजली क्यों आ रही है, क्योंकि जो आप लोग कारनामे करते थे रात्रि में वो कारनामे बंद हो गए। लाइट रहेगी कि स्वाभाविक रूप से व्यक्ति जगा रहेगा, इसलिए आपकी परेशानी हुआ है। और उस परेशानी के नाते आप लोग हमेशा इन चीजों पर वो करते हैं, हमेशा आपके द्वारा ये चीजें तैयार की जाती हैं। बाकी चीजें तो काफी चीजें यहाँ पर मैं यहाँ पे राज्यपाल जी के भी भाषण के समय मैंने यहाँ पर बहुत सारी मुद्दों पर बात की थी, और मैं इस अवसर पर इस बात को जरूर कहूंगा कि जैसे हम लोगों ने लोक निर्माण विभाग के माध्यम से कार्य योजना एक तैयार करवाई थी, इस बार 4 विभागों ने अपनी कार्य योजना को सदन में अनुदान की मांगों के माध्यम से प्रस्तुत भी किया, और इस कार्यक्रम को हर विभाग अपनी तैयारी कर रहा है। हमारा प्रयास होगा कि हर विभाग की कार्य योजना 15 मई तक तैयार हो जाए। अलग अलग विभागों से जुड़ी हुई जो भी मांगे हैं क्षेत्र की, जनपद की, ये अभी से आप लोगों को क्रिएट करनी चाहिए, देनी चाहिए, सभी माननीय सदस्यों को देनी चाहिए, जिससे समय पे पैसा स्वीकृत हो सके और समय पे पैसा जारी भी हो सके और उसका बेहतर क्रियान्वयन हो सके। आपने देखा होगा, उसको हम लोगों ने समय पे जारी किया। हर जनपद और हर विधानसभा में कुछ न कुछ कार्य जरूर गया है, हर जगह गया है, और उस कार्य का आज तो दिखाई देता है कि कार्य कैसे होना चाहिए। कनेक्टिविटी के कार्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मैंने पहले भी कहा, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च करने वाली ये सरकार पहली सरकार है जिसने इतना पैसा उस रूप में खर्च किया है, और उस खर्च का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश एक विकसित भारत का विकसित प्रदेश के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफल हुआ है। मैं आभारी हूं चेयर का भी, और धन्यवाद दूंगा इस पूरे सदन को, दोनों पक्षों के सभी माननीय सदस्यों को जिन्होंने इस पूरी चर्चा में भाग लिया, सार्थक चर्चा को आगे बढ़ाया। स्वाभाविक रूप से आप विरोध में आपको बोलना ही बोलना है, अगर आप पक्ष में बोलने लग जाएंगे तो हमारी कुंद को कम कर देंगे, हमारी धार को ही कम कर देंगे। आपको विरोध में बोलना चाहिए, लेकिन मुद्दों पर बोलें, अच्छे सुझाव देंगे तो हम उनको नोट भी करते हैं। ऐसा नहीं कि नोट करते हैं और उसके अनुसार हम फिर उसको क्रियान्वित करने का काम भी करते हैं। आपने तहसीलों की बात की, मैं मानता हूं इस बात को, और नमामि गंगे, 2 मुद्दों में जरूर बोलना चाहूंगा। देखिए, तहसील के राजस्व संग्रह, राजस्व से जुड़े हुए जो विवाद थे, मैंने उस दिन भी कहा था, राजस्व से जुड़े हुए विवाद क्या है? पैमाइश के, नामांतरण के, वरासत के, लैंड यूज के, ये सभी विवाद आते हैं। 17 में जब हम लोग आए थे तब पांडे जी हमारे पास मामले थे, 34 लाख मामले पेंडिंग थे यूपी के अंदर, 34 लाख। हम लोगों ने इनकी समय सीमा ठीक करवाई कि पैमाइश के लिए 45 दिन का इंतजार क्यों करेंगे, लैंड यूज के लिए आप 30 दिन का इंतजार क्यों करेंगे, समय सीमा तय करें, समय सीमा के पहले ये सब काम होने हैं। वरासत के लिए आप 90 दिन का इंतजार क्यों करेंगे, अविवादित वरासतें तत्काल करिए। आज परिणाम क्या है? आज परिणाम है हर वर्ष एवरेज 1 लाख मामले आते हैं यूपी के अंदर। इस दौरान 9 से 10 लाख नए मामले आए, कुल मिलाकर के हो गए 44 लाख। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक हम 34 लाख से अधिक मामलों का निस्तारण कर चुके हैं। ये कार्य की स्पीड होती है, स्पीड डबल इंजन सरकार की स्पीड है, और यही अंतर है साइकिल की स्पीड में और डबल इंजन सरकार की बुलेट स्पीड में, यही अंतर है। और वही स्पीड के लिए ये 9,12,000 करोड़ रुपए का बजट लेकर के हमारे वित्त मंत्री खन्ना जी इस सदन में आए हैं। ये प्रदेश के व्यापक हित के लिए, विकसित भारत के विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए ये बजट
एक मील का पत्थर साबित होगा और इस दिश से आप सभी का सहयोग हम प्राप्त करने के लिए इस बजट को लेकर आए हैं। मैं अध्यक्ष जी एक बार फिर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करूंगा कि आपने एक नमामि गंगे के, चलिए नमामि गंगे के बारे में आपको बताऊं। नमामि गंगे की सफलता का सबसे बड़ा उदाहरण है प्रयागराज महाकुंभ की सफलता। सबसे बड़ी सफलता